अब हम फॉस्फोरस के बारे में कुछ जान लेते हैं कि फॉस्फोरस किस रूप में पाया जाता है। फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल शेप होता है, चतुष्फलकी, और P4 यानी टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें प्रत्येक फॉस्फोरस अन्य 4 फॉस्फोरस से जुड़ा होता है। और इस प्रकार ये फॉस्फोरस के जो सारे अणु होते हैं वो आपस में जुड़कर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फॉस्फोरस के इस प्रकार की व्यवस्था के कारण ही यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। उसके एक लेयर का स्ट्रक्चर ये देखिए आप इस प्रकार से होता है। एक लेयर जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग कहा जाता है, और ये काले फॉस्फोरस में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस के अलग अलग अपरूप हैं, जैसे ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और पर्पल फॉस्फोरस, तो या वॉयलेट फॉस्फोरस। ये सारे एक दूसरे के मतलब फॉस्फोरस के अपरूप होते हैं। फॉस्फोरस के अपरूप अर्थात फॉस्फोरस के रासायनिक गुण एक समान होंगे, लेकिन भौतिक रूप से ये सारे एक दूसरे से अलग अलग होंगे। फॉस्फोरस क्यों ठोस अवस्था में पाया जाता है और नाइट्रोजन क्यों गैस अवस्था में होता है, या फॉस्फोरस क्या कारण है कि चतुपरमाणुक अणु है जबकि नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु होता है। यहाँ हम देखते हैं कि नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु है। नाइट्रोजन का आकार बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा आकार है नाइट्रोजन का, तो इस कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान भी अधिक होगा। ये पी पाई बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी नाइट्रोजन में हमने देखा है कि त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। त्रिबंध बनाता है, यह एक स्थायी संरचना होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि पी पाई बॉन्डिंग है, यानी यहाँ पर पी पाई बॉन्डिंग के कारण ये आपस में तो N2 जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है कि N2 के बीच में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इस वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही ये ठोस नहीं पाया जाता, बल्कि गैसीय रूप में पाए जाते हैं। और फॉस्फोरस का आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा है तो उसकी ऋणविद्धता का मान कम होगा, और ऋणविद्धता का मान कम है, और यहाँ पर P4 हमने देखा कि चतुष्फल की संरचना है, तो फॉस्फोरस परमाणु चारों कोनों पर है, और प्रत्येक फॉस्फोरस अन्य 3 फॉस्फोरस से एकल बंध के रूप में जुड़ा हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक फॉस्फोरस अन्य 3 फॉस्फोरस से एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है। तो यही कारण है कि आपस में जुड़कर एक चतुष्फल की संरचना का निर्माण करते हैं और चतुपरमाणु अणु के रूप में पाए जाते हैं। फॉस्फोरस के जितने भी अणु होते हैं वो आपस में जुड़कर एक नेटवर्क जैसी संरचना बनाते हैं, इसलिए ठोस है। और नाइट्रोजन के अणु में बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, और ये इनके अणु आपस में वान डेर वाल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। यह गैसीय रूप में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जब इस परिवार के सदस्य यानी नाइट्रोजन फैमिली के सदस्य जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो किस प्रकार के ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये ऑक्साइड बनाएंगे ऑक्सीजन से क्रिया करके, तो ये E2O3 या E2O5 यानी जैसी भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी +3 या +5, इस प्रकार से ये ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इनका जो अम्लीय सामर्थ्य है हम देखते हैं, ट्राई ऑक्साइड का थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि ट्राई ऑक्साइड जैसे N2O3, P2O3, AS2O3 ये इस फैमिली के ट्राई ऑक्साइड्स हैं। तो जैसे जैसे ऋण विद्युतता का मान घटेगा तो उस आधार पर इसकी जो अम्लीयता का मान है वो भी देखिए घटता जा रहा है। पेंटा ऑक्साइड में भी वही है कि यहाँ ऋण विद्युतता का मान जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे इनका जो पेंटा ऑक्साइड्स हैं N2O5 हो, P2O5, AS2O5, SB2O5 या Bi2O5, इनकी जो अम्लीय सामर्थ्य है वो भी यहाँ पर कम होगी जैसे जैसे ऋण विद्युतता का मान कम हो रहा है। और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका अम्लीय सामर्थ्य देखिए कि ऑक्सीकरण अवस्था जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ती जाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने के साथ साथ ये जो अम्लीय सामर्थ्य है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ने पर अम्लीय सामर्थ्य यहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ रहा है। अब हम धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता देखते हैं, तो हमने देखा कि इस फैमिली में जो -3 ऑक्सीकरण अवस्था है वो कॉमन है, क्योंकि इस फैमिली में मतलब नाइट्रोजन फैमिली में बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ग्रहण करते हैं तो अष्टक पूरा हो जाता है। तो हम मान सकते हैं कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कॉमन है। और खासकर जब धातुओं के साथ क्रियाशीलता इसकी हम देखते हैं तो यहाँ
-3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। जितने भी इसके मतलब कैल्शियम के साथ या ये कैल्शियम से रिएक्ट होके, चाहे फॉस्फोरस से रिएक्ट होने के बाद कैल्शियम का, या कैल्शियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन होने के बाद, या आर्सेनिक से रिएक्शन होने के बाद, एंटीमनी, बिस्मथ, तो अलग अलग प्रकार से ये क्रिया कर रहे हैं धातुओं के साथ। कैल्शियम धातु है, नाइट्रोजन अधातु है, कैल्शियम यहाँ पर धातु है, फॉस्फोरस अधातु, इस प्रकार से ये इनकी क्रिया हो रही सभी धातुओं के साथ। जैसे जैसे जिंक हो चाहे मैग्नीशियम हो, इनके साथ क्रिया करके ये कैल्शियम नाइट्राइड बना, फॉस्फाइड बना, आर्सेनाइड बना, यदि एंटीमनी से रिएक्शन हो रहा है तो एंटीमोनाइड बना, यदि बिस्मथ से रिएक्शन हो रहा है तो बिस्मथाइड बना। तो डिपेंड करता है कि कौन से धातु से रिएक्शन हो रहा है। तो मैग्नीशियम से अगर बिस्मथ का रिएक्शन हुआ है तो मैग्नीशियम बिस्मथाइड बनेगा। इसी के अकॉर्डिंग सारे इसके जो धातु से क्रिया करने के बाद जो भी यौगिक हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। जैसे भी हम धातु लेंगे, जो धातु लेंगे उसी आधार पर, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो कॉमन रहता है। अब हम हैलाइड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे हैलाइड की प्रॉपर्टीज में अगर हम अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैलोजन देखते हैं, जैसे फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय है, फिर क्लोरीन है और फिर ब्रोमीन है, तो इसके जो स्टेबिलिटी है वो देखिए धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है नाइट्रोजन और हैलोजन, क्योंकि नाइट्रोजन तो कॉमन है लेकिन हैलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है, तो उस आधार पर इसका जो स्थायित्व है वो ट्राई हैलाइड्स का कम होता जाएगा। लुईस बेस स्ट्रेंथ, तो यहाँ लुईस बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जैसे जैसे ऋण विद्युतता का मान कम होता जाएगा तो वैसे वैसे लुईस बेस स्ट्रेंथ यानी लुईस क्षारक प्रकृति बढ़ेगी। बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी, जैसे अगर फॉस्फोरस के ही सारे हैलोजन को देखें, एक ही तत्व है फॉस्फोरस, PF3 से रिलेटेड ही जो जितने भी यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके फॉस्फोरस से ही रिलेटेड हैलाइड्स हैं, तो उसके बॉन्ड एंगल का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे हैलोजन की वैल्यू बढ़ रही है बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के ये हैलाइड बना सकता है। एक तो MX3 प्रकार का और MX5 प्रकार का। तो जो MX3 प्रकार के होते हैं वो sp3 संकरण दर्शाते हैं और लुईस क्षारक की तरह होते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसी प्रकार यदि MX5 को देखें, जैसे यहाँ पर ये देखिए MX, ये M हो गया और X3 हो गया, 1 2 3, ये 3x3 हैलोजन 3, या कोई भी यहाँ पे PCl3 ले लिए, M की जगह पे हम P ले लिए, तो ये बना sp3। यहाँ संकरण हो रहा है और यहाँ एक लोन पेयर है, तो इसकी संरचना होनी चाहिए थी चतुष्फल की, लेकिन हो गई पिरामिडी। अब हम इसके इस संरचना को देखते हैं कि अगर ये MX5 प्रकार का हैलाइड बनाता है तो कौन सा संकरण होगा। यदि MX5 प्रकार का हैलाइड बनाते हैं तो यहाँ पर sp3d प्रकार का संकरण होता है और इसमें त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना होती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना होगी इसकी। यहाँ पर देखिए यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है, तो जो इसका संकरण है वास्तविक sp3d, जिसमें त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना ही बनेगी। ये देखिए 3 कोण जो है 120 अंश का और 2 जो है वो 90 अंश का बनता है। तो इस आधार पर इसकी जो संरचना है वही संरचना इसकी रहेगी, कोई भी यहाँ पर विकृति नहीं आएगी। लेकिन जब हम MX3 प्रकार का देखते हैं यानी PCl3 को देखते हैं तो यहाँ पर sp3 संकरण है, नियम से इसमें चतुष्फल की संरचना होनी चाहिए, लेकिन VSEPR थ्योरी के आधार पर इसकी संरचना विकृत होकर पिरामिडी हो जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि NCl3 बनेगा लेकिन NCl5 नहीं बनता है, तो इसका कारण यह है कि इसमें D कक्षक नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ एक और प्रश्न बनता है कि BiX5 नहीं बनता है। BiX5 क्यों नहीं बनता है? BiX5 इसलिए नहीं बनता है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो Bi सबसे बड़ा होता है आकार में। Bi के आकार बड़ा होने के कारण यहाँ पर जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो जब वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं यानी वो अक्रिय जोड़े की तरह कार्य करते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं। तो यही कारण है कि BiX5 नहीं बनता है, जबकि और NX5 भी नहीं बनता। NX5 के नहीं बनने का कारण है कि इसमें नाइट्रोजन में D कक्षक नहीं होता है,
लेकिन BiX5 के नहीं बनने का कारण होता है अक्रिय युग्म प्रभाव। ये प्रश्न बनता है कि Bi जो है वो सबसे नीचे है तत्व, इसमें NS के 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, यानी अक्रिय जोड़े की तरह कार्य करते हैं, तो BiX5 नहीं बन पाता है। अब हम नाइट्रोजन बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन किस प्रकार से बन सकता है? नाइट्रोजन के द्रवीकरण और प्रभाजी आसवन से यहाँ पर, या नाइट्रोजन को बनाने के लिए वायु का द्रवीकरण और वायु के द्रवीकरण के साथ प्रभाजी आसवन करने पर ये बनेगा। साथ ही साथ इसके और भी विधि है, जैसे अमोनियम क्लोराइड की क्रिया जब सोडियम नाइट्राइड से कराते हैं तो ये बन जाता है डाई नाइट्रोजन। अब इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि कुछ मात्रा में NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड और HNO3 भी बना है, तो इसको दूर करने के लिए इन गैसों को प्रवाहित करते हैं K2Cr2O7 युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में। तो वहां जब इसको प्रवाहित करते हैं तो अमोनियम डाइक्रोमेट के प्रवाहित करने पर ये दूर हो जाता है, और इसको हम अमोनियम डाइक्रोमेट के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका जब अपघटन होता है, तापीय अपघटन, तो N2 बना, 4H2O बना और Cr2O3 बना। और बहुत अधिक शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन को प्राप्त करना है तो सोडियम या बेरियम एजाइड, एजाइड मतलब नाइट्रोजन, तो BaN3(2) का जब तापीय अपघटन करते हैं, मैंने बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड का तापीय अपघटन करने पर यह प्राप्त होता है बेरियम और नाइट्रोजन। अब यहाँ पर देखिए कि प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन किस प्रकार का होता है। ये ओडरलेस है, मतलब गंधहीन है, टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं है और नॉन टॉक्सिक होता है। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप यानी समस्थानिक है, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में, मतलब विलेयता बहुत ही कम होती है, और इसका जो हिमांक पॉइंट है या क्वथनांक है वो भी बहुत कम होता है। नाइट्रोजन के गुणों को यदि हम देखें, रासायनिक गुण को, तो नाइट्रोजन जब धातु जैसे लिथियम से क्रिया करता है तो लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, यानी किसी भी धातु से क्रिया करता है तो यहाँ जैसे लिथियम से क्रिया करने पर लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम से क्रिया करने पर मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो 6Li + N2 से 2Li3 और N बना, और 3Mg + N2 = Mg3N2 बना। अब नाइट्रोजन जो यहाँ पर बना, यहाँ हमने देखा कि नाइट्रोजन किस किस प्रकार से बन सकता है, तो ये नाइट्रोजन के गुण हो गए। नाइट्रोजन का एक और गुण है, जब हम अमोनिया का निर्माण करते हैं तो नाइट्रोजन की सहायता से करते हैं। नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर और थोड़ा कम ताप लेते हैं। तो यहाँ पर हैबर विधि के द्वारा हम देखते हैं ली सातेलिए प्रिंसिपल को अपनाते हुए जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर दबाव डाला जाता है, अधिक दबाव, तब ये ली सातेलिए प्रिंसिपल के अनुसार हम देखते हैं अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यहाँ उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं Fe2O3, K2O, Al2O3, और उत्साहक यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए लिया जाता है मोलिब्डेनम, प्रोमोटर लिखा है, मतलब उत्साहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज हो गई, नाइट्रोजन के गुण हैं। अब हम देखेंगे कि अमोनिया बनाने की कौन कौन सी विधि है, या अमोनिया को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अमोनिया को यूरिया के विघटन से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये वायु या मिट्टी में भी उपस्थित रहती है, जैसे ये यूरिया है NH2CONH2, इसका जल से क्रिया करवा दिए तो अमोनियम कार्बोनेट बना, और यह अपघटित होकर अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अमोनियम लवणों से जब ये क्रिया करती है तो अमोनियम क्लोराइड ये अम्लीय प्रकृति का हो गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गया, क्षारीय। तो इनके दोनों के साथ, यानी ये अम्ल है और ये क्षार है, इनके साथ जब क्रिया हुई तो क्या बना, लवण, लवण बना और ये जल बना। क्योंकि यहाँ पर साथ ही साथ अमोनिया गैस भी आप देखने बन रहा है। वैसे ही अमोनियम सल्फेट लिए और NaOH के साथ क्रिया करवा दिए तो भी अमोनिया प्राप्त हो सकती, अर्थात अमोनियम के लवण के साथ, मतलब हम किसी क्षार की क्रिया करवाएंगे तो भी हम अमोनिया को प्राप्त कर सकते हैं। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि हम देख लेते हैं। अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि है उसमें हम देख रहे हैं कि N2 + 3H2 है। N2
प्लस 3H2 से 2NH3 का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो अमोनिया बना है, औद्योगिक विधि है अमोनिया बनाने की, ये हैबर विधि कहलाती है। और यहाँ नाइट्रोजन का हम देख रहे हैं 1 आयतन और हाइड्रोजन का 3 आयतन लेते हैं। इसको लगभग 200 से 700 केल्विन टेम्परेचर और 200 वायुमंडलीय दाब पर फेरिक ऑक्साइड, यहाँ जो उत्प्रेरक लिया जाता है फेरिक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड या K2O और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक या वर्धक की उपस्थिति में गर्म करने पर हम देखते हैं अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में चूंकि ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ताप बढ़ जाता है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बन जाती है। और यहाँ पर यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही है। यहाँ पर तापमान देखिए, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज दिया है डेल्टा H की वैल्यू, मतलब यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहाँ हम देखते हैं कि मोलिब्डेनम वर्धक के रूप में कार्य करता है। जो अमोनिया बनाने की हैबर विधि है उसका रेखा चित्र जब हम देखते हैं, ये देखिए रेखा चित्र में N2 और H2, मतलब N2 की मात्रा यहाँ पर ली जाती है 1 भाग और H2 की मात्रा ली जाती है 3 भाग। इनके साथ जब क्रिया करवाते हैं इसको संपीडक में लेकर आते हैं, बहुत अधिक दबाव दिया जाता है और दबाव देने के बाद संपीडित जो मिश्रण है, इस संपीडित मिश्रण को एक कक्ष में से गुजारा जाता है। इस कक्ष में से गुजारा जाता है जहाँ तापमान जो है वो लगभग 200 से 700 केल्विन तक होगा। यहाँ उत्प्रेरक रखा होता है और यहाँ से निकलने वाली जो गैसेज हैं इसमें 15 से 40% अमोनिया होता है। यहाँ से निकलने वाली गैसों में 15 से 40% अमोनिया है। इन गैसों को ये द्रवणित्र में प्रवाहित करते हैं। द्रवणित्र में मतलब इस गैस को थोड़ा ठंडा करते हैं तो ये गैस द्रव अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। जो बच गई गैस उसको पंप द्वारा आगे भेज देते हैं और फिर से उसको संपीडित कर लेते हैं, संपीडक में ले जाकर संपीडित करने के बाद फिर से उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित करते हैं और फिर से बचे कुची गैस से बना हुआ अमोनिया यहाँ पर द्रवणित्र में आकर द्रव अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ ली-शातेलिए सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर तापमान कम होना चाहिए। चूंकि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो कम तापमान की आवश्यकता होती है, परंतु कम ताप की अभिक्रिया की दर बहुत ही कम हो जाती है। तो अमोनिया निर्माण की जो अनुकूलतम टेम्परेचर देखा गया है वो है 700 केल्विन या 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दाब उच्च होना चाहिए, दोनों ही यहाँ पर गैस है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो अगर अभिक्रिया यानी हम दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी आएगी। अमोनिया के उत्पादन के लिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इसमें जो दाब है वह 200 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और K2O। साथ ही साथ मोलिब्डेनम को इन उत्प्रेरकों को की दर को बढ़ाने के लिए, उसकी क्रिया की दर को बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। ये रेखा चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से नाइट्रोजन हाइड्रोजन संपीडक में आते हैं, संपीडक से इस उत्प्रेरक कक्ष में आते हैं, यहाँ से द्रवणित्र में जाते हैं, बचा हुआ गैस आगे बढ़ जाता है पंप के द्वारा और इस पंप के द्वारा संपीडक में ले जाया जाता है और फिर वापस से इसको यूज कर लिया जाता है। अब हम अमोनिया के कुछ गुण देख लेते हैं कि अमोनिया किस प्रकार का नेचर दर्शाता है। अमोनिया गैस जल में घुला होता है। अमोनिया के बारे में हम जानते हैं कि ये क्षार है। इसके क्षार होने का कारण है कि जैसे इसको जल में घोलते हैं तो ये NH4OH बनाता है। NH4OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इस कारण से ये दुर्बल क्षारीय नेचर का होता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देने की प्रवृत्ति इसकी थोड़ी कम रहती है। अब हम ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया देखें तो अमोनिया जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है, जैसे NO बना, एक बार नाइट्रोजन बन जाता है। जिस हिसाब से हम उत्प्रेरक लेते हैं या जिस तरह की कंडीशन रहती है उस आधार पे उत्पाद बदल सकता है। धातुओं से क्रिया करके, जैसे सोडियम धातु से क्रिया करेगा तो सोडियम से अमोनिया क्रिया करके सोडामाइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। धातु लवण जैसे कि धातु लवण यानी FeCl3 लिया और NH4OH मतलब अमोनिया का ही सॉल्यूशन हो गया, अमोनिया का ही विलयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड बना और अमोनियम क्लोराइड बना।
संकर निर्माण मतलब अमोनिया एक जटिल यौगिक बनाने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को यह कॉपर के डी कक्षक में दे सकता है, रिक्त डी कक्षक में दे सकता है और देकर संकर यौगिकों का निर्माण करता है। नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया, जब कभी भी हम लैब में अमोनियम का टेस्ट करते हैं, अमोनियम का परीक्षण करते हैं, अमोनियम मूलक का, तो वहां नेस्लर अभिकर्मक डाला जाता है क्षारीय माध्यम में। तो नेस्लर अभिकर्मक डालने पर ये लाल भूरा अवक्षेप में परिवर्तित होता है। तो किस प्रकार से नेस्लर अभिकर्मक क्रिया कर रहा है वो देखिए यहाँ पर। यहाँ देखिए K2HgI4 यानी यह एक नेस्लर अभिकर्मक है। क्षारीय माध्यम में ये क्रिया कर रहा है। क्षारीय माध्यम में क्रिया करने के बाद ये बना ऑक्सी डाइमर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड और Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में लाल भूरा अवक्षेप इसके कारण आता है, ऑक्सी डाइमर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड के कारण आता है। तो यह एक संकुल जैसी संरचना हो गई। अब हम हैलोजन के साथ क्रिया देखते हैं। जैसे अमोनिया फ्लोरीन के साथ क्रिया करेगा अमोनियम फ्लोराइड, क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ भी क्लोरीन के साथ ज्यादा मात्रा में क्रिया कर लेगा तो यहाँ बन जाएगा नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। अमोनिया के कुछ और गुण हैं कि अमोनिया जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन विभक्त हो गया। जब ये प्लेटिनम रोडियम के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है तो NO या नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और H2O बनता है। अमोनिया एक दुर्बल क्षार की तरह कार्य करता है। देखिए वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵ ये दुर्बल क्षार की तरह कार्य करता है। यहाँ अमोनिया की क्रिया यदि HBr से कराते हैं तो अमोनियम ब्रोमाइड बन जाता है। कैल्शियम सल्फेट से अमोनिया की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ कराई जाएगी तो लवण बना कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट। वैसे ही अमोनिया की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल से कराई जाएगी तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। तो ये सारा चीज जो है वो हम अमोनिया के लिए पढ़ सकते हैं इस प्रकार से। अमोनिया के यूजेस कि अमोनिया कहाँ कहाँ यूज होता है। अमोनिया अब हम अमोनिया के कुछ और भी गुणों को देखते हैं कि अमोनिया जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के परिस्थितियों में क्रिया हो रही है, तो उसी आधार पर इसका जो प्रोडक्ट है वह डिसाइड होता है। जैसे यदि गर्म प्लेटिनम तार की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाए तो यहाँ प्लेटिनम रोडियम के प्रेजेंस में तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और जल बनता है। इसी आधार पर ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। तो अमोनिया जब ऑक्सीजन से प्लेटिनम या रोडियम तार की उपस्थिति में 500 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिया करेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनता है। यह न तो स्वयं जलता है और न ही जलने में सहायक होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह पीले लौ के साथ जलकर, ये देखिए पीले लौ के साथ जलकर नाइट्रोजन गैस का निर्माण भी करता है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर हम अमोनिया को देखते हैं, इसके जलीय विलयन को, तो ये NH4+ और OH- बनाता है, यानी यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है परंतु इस दुर्बल क्षारीय नेचर का होता है। यहाँ पर जल के साथ जब ये विलय होता है तो क्षारीय विलयन बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अम्ल से यदि इसको क्रिया करवाएंगे तो किसी अम्ल से क्रिया करके ये बना लेता है लवण। जैसे ये क्षार है अमोनिया और HBr की प्रवृत्ति अम्लीय है, तो इन दोनों की क्रिया से अमोनियम ब्रोमाइड बन गया। यदि यहाँ पर HCl ले लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर भी यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट बनता है। नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अमोनिया की क्रिया होती है तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। जैसी जैसी परिस्थितियां होती है उस आधार पर यह क्रिया करते जाते हैं। अमोनिया की संरचना। अमोनिया यानी NH3 जहाँ केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, इसमें sp3 संकरण होता है
और इसमें हम देखते हैं कि एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है और 3 बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। किस प्रकार से? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। जब हम विभाजित करते हैं तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो यहाँ s और 3 p आपस में संकरित होते हैं, मतलब अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, sp3 संकरण करते हैं और 4 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसमें से एक जो है वो लोन पेयर के रूप में रहता है और बाकी तीनों बंध बनाने के रूप में रहते हैं। यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर भी जुड़ा हुआ है और ये 3 बॉन्ड बनाने वाले पेयर्स हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इनके बीच प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है। हम VSEPR थ्योरी में पढ़े हैं। उससे कम प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर में होता है। ये देखिए, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ कितने प्रकार का प्रतिकर्षण होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर। इतने प्रतिकर्षण के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है, बंध कोण का मान है, वो 109 डिग्री 28 मिनट की जगह पर हो जाता है 107 डिग्री। तो बंध कोण का मान यहाँ पर कम हो जाता है क्योंकि प्रतिकर्षण का मान अधिक हो गया। VSEPR थ्योरी से हमने पढ़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार अमोनिया की संरचना हो गई। अमोनिया के बहुत सारे यूजेस हैं, उसमें से कुछ यूज यहाँ पर है कि द्रव अमोनिया का प्रयोग अजलीय विलायक के रूप में किया जाता है। बहुत सारे औद्योगिक मतलब कमर्शियल यूजेस भी हैं इसके। द्रव और नाइट्रोजन के साथ प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटरों में या बर्फ कारखानों में प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयोगशाला अभिकर्मक है, हम जानते हैं। धातु कर्मों में अक्रिय वातावरण निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। धातु कर्म यानी मेटलर्जी में उच्च तापक्रम वाले जो थर्मामीटर है उसमें इसको भरा जाता है। बहुत सारे औषधि और कृत्रिम जो रेशम है उसके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे धब्बे या चिकनाई को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक या कार्बनिक रंग बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। दंगे में या भीड़ को इधर उधर जब हम तितर बितर करना चाहते हैं तो अश्रु गैस के फॉर्म में इसको प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं, जैसे कि यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, उनके निर्माण में भी अमोनिया का बहुत अधिक यूज होता है। तो यहाँ हम अमोनिया के यूजेस के बारे में देखें। अब यहाँ पे कुछ आपके लिए गृह कार्य है कि नाइट्रोजन कमरे के तापमान पर कम क्रियाशील क्यों होता है, और सोडियम एजाइड का जब तापीय अपघटन करते हैं उस रिएक्शन को लिखना है, क्या बनता है। और R3PO बनता है लेकिन R3NO नहीं बनता है। तो ये सारे प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए हो गए।